नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था और इसका रीज़न ये है कि यहाँ बारिश होने के कारण थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, जिसके कारण टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। यार इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई नहीं, चलिए आज इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें यार, का यदि किसी ठोस बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई का योग 20 है, रेडियस और हाइट का योग 20 है। समझ पा रहे हैं बातों को। अब आगे कहा, यदि उसका कुल पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आप सभी को पता है बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का टोटल सरफेस एरिया दिया है कितना, तो 880। अब मेरे भाई 2 पाई आर अगर आप कॉमन लेते हैं दोनों जगहों से, 2 पाई पाई यानी 22/7 इंटू आर कॉमन लिए तो अंदर बचेगा क्या, एच प्लस आर बराबर 880। और आपको इसने दे रखा है आर प्लस एच 20 है, तो यहाँ एच प्लस आर या आर प्लस एच एक ही चीज हुआ, तो यहाँ पर इसका वैल्यू इसने दे रखा है 20, तो यही पे लिख लेते हैं कितना, 20 इसका मान हो जाएगा। अब 20 से कैंसिल कीजिएगा तो 44, 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, तो रेडियस आ गया यहाँ से 7। अब एक चीज आप बताना, रेडियस 7 है और रेडियस और हाइट का योग 20 है। अगर रेडियस 7 है तो हाइट कितना हो जाएगा, 20 में से 7 गया 13। तो यार बेलन का रेडियस पता है, हाइट पता है, सवाल इसने बोला उसका आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन आपको भी पता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7 इंटू हाइट यानी कितना 13। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 गुना 13 कितना हो जाएगा, 2002। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा, नाव जो है नदी के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करती है। धारा के अपोजिट डायरेक्शन में बोट का चाल सबको पता है। धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल होगा बोट माइनस वाटर। और इसने बोला क्या कि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 35 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा, तो चाल दूरी बट्टा समय यानी 35/7, 7 पचे 35 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव का चाल बोट माइनस वाटर पर दिया है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। आगे कहा कि नदी की धारा के साथ उतने ही दूरी नाव 5 घंटे में तय करती है। का धारा के दिशा में यानी बोट प्लस वाटर उतना ही दूरी यानी 35 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 5 घंटे में ट्रेवल करती है, तो स्पीड क्या होगा, 35/5 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। अब कहा, देखें यार, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चाल पता है, धारा के डायरेक्शन में चाल पता है। इसने बोला बोट का चाल क्या होगा, तो बड़ा वाला वैल्यू निकालना है, जोड़कर 2 से डिवाइड। और ऐसे भी अगर आप बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल, 2b बराबर 12, तो b बराबर 12/2 यानी कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। बोट का चाल आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज आप, इस चीज को आप बच्चों की तरह ना करें। आपको तो पता ही है कि अगर दो संख्याओं का, जैसे a प्लस b दिया है 20, a माइनस b दिया है मान लीजिए 10, आपको a का वैल्यू निकालने को बोले या b का वैल्यू निकालने को बोले, आपको पता है कि दो संख्याओं का योग मालूम, उनका अंतर मालूम, बड़ा वाला संख्या निकालेंगे जोड़कर 2 से भाग, तो 20 और 10, 30 में 2 से भाग कीजिए कितना, 15। छोटा वाला संख्या निकालिएगा तो घटाकर 20 में से 10 गया 10, 2 से डिवाइड करिएगा कितना, 5। तो आप सीधे कर ले, बच्चों की तरह नहीं करना, माइनस प्लस कैंसिल, 2b बराबर 12, b बराबर 12/2, 6। b का मान किसी एक इक्वेशन में रख के वाटर का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। आप सिंपल देखिए, दो संख्या का योग और उन दोनों का अगर डिफरेंस मालूम है, बड़ा वाला निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, छोटा वाला निकालेंगे दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड। समझ पा रहे हैं बातों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए का, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। तो टाइम आप सबको पता है, टाइम होता है डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 4/5 और स्पीड इसने दे ही रखा है 45, तो बट्टा में 5 आएगा तो 5 गुना 45। तो ये टाइम आ गया, चूंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम आ गया आवर में। अब यार सवाल में जो ऑप्शन दिया है इसने सेकंड के फॉर्म में टाइम दिया है, तो आप इसको पता है आपको कि अगर मिनट आवर को मिनट में लाएंगे मेरे भाई तो 60 से गुना, और मिनट को अगर सेकंड में लाएंगे तो अगेन 60 से गुना। तो अब ये टाइम आ गया सेकंड में। क्लियर बात? तो अब यार देखें, इसको कैंसिल अगर करते हैं तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। क्लियर है बात? 5 तिया 15, 15 चौक 60, 4 चौक 16 चौक 64 सेकेंड। तो ऑप्शन बी। आवर में जो टाइम आया उसको हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और आपको पता है आवर को अगर सेकंड में लाएंगे तो 3600 से गुना। देखिए, एक पाइप टैंक को 12 घंटे में भरेगा, दूसरा पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भरेगा, और तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली करेगा। 3 नल है जिसमें 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला। ए 12 घंटा में पूरा टैंक भरेगा, बी 8 घंटा में पूरा भरेगा, और सी 15 घंटा में भरे हुए टैंक को खाली करेगा। तो 12 8 15 का एलसीएम 120। 12 दहा भरने वाला है प्लस है, 15 टी भरने वाला तो प्लस है, 15 8 20 से खाली करने वाला है तो माइनस है। अब तीनों पाइप का एफिशिएंसी पता कर गए। अब गौर से जरा देखिए, सवाल इसने क्या बोला, कहा कि तीनों को अगर एक साथ खोला जाए तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भरेगा। तो पहले आप ये देख लें यार, तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना भाग भरेगा। तो 1 घंटे में 10 यूनिट भरेगा, बी 15 यूनिट, तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में 25 भरेगा, और सी 1 घंटे में 8 खाली करेगा। ए और बी 25 भरा और सी 8 खाली कर रहा है। ए और बी 25 भर रहा है बराबर, सी 8 खाली कर रहा है बराबर। तो तीनों अगर इकट्ठे चलेगा तो बराबर कितना पानी टैंक में जाएगा। 25 में से 8 गया 17 यूनिट। 17 यूनिट पानी 1 घंटे में जाएगा। पर सवाल में कहा कि 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भरेगा। 1 घंटा में 17 तो 5 घंटा में कितना, 17 पचे 85 भरेगा। और ये कहा कितना भाग टैंक भर गया, तो 85 यूनिट भर गया। टोटल कितना में से, 120 में से। तो टोटल वैल्यू हमेशा बट्टा में, 5 से काटिए 24 बचे 20 से, यानी 17/24 भाग। 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भरेगा, 17/24 भाग। क्लियर है बात? चलें आगे देखिए, का ए बी और सी किसी काम को 10 20 और 30 दिन में पूरा करेगा। ए 10 दिन में, बी जो है ये 20 दिन में, और सी 30 दिन में। तो यार 10 20 और 30 का एलसीएम 60, 10 छक 20 तिया 30 दूना। अब आगे कहा कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे यानी तीनों, ए बी और सी तीनों इकट्ठे काम शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है। और कहा 4 दिन बाद ये अपनी दोगुनी कुशलता से काम शुरू करे और बी सी अपनी आधी कुशलता के साथ काम शुरू करे। तो ऐसे में काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए यार 4 दिन तक तो तीनों अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करता है, और चेंजेस जो हुआ वो 4 दिन के बाद हुआ। पहले 4 दिन तक कहा तीनों ने मिलकर इकट्ठे काम किया। तो यार ए 1 दिन में 6 यूनिट काम, बी 1 दिन में 3 यूनिट, और सी 1 दिन में 2 यूनिट। तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा। आप बोलोगे सर 11 यूनिट। तीनों मिलकर 1 दिन में 11 यूनिट काम, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम, 44 यूनिट काम कर दिया। तीनों मिलकर 4 दिन में 44 यूनिट वर्क डन कर दिया। अब कहा टोटल 60 काम है, 44 यूनिट वर्क हो गया, तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 60 में से 44 गया 16 यूनिट। अब ये रिमेनिंग वर्क बच गया है 16 यूनिट। अब सवाल में कहा क्या कि अब जो है 4 दिन बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता से काम करता है। ए के बारे में बोला क्या, ए दोगुनी कुशलता से काम करता है। बी के बारे में कुछ नहीं बोला। और कहा सी जो है अपनी आधी कुशलता से काम करता है। तो देखें यार, ए अगर दोगुनी कुशलता से काम करेगा, ए पहले पर डे 6 यूनिट काम करता था, अब अगर दोगुनी एफिशिएंसी से काम करेगा तो ए पर डे अब 12 यूनिट काम करेगा। मानते हैं ना बात। बी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी बी अभी भी पहले वाला एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी बी पहले 3 यूनिट काम कर रहा था तो अभी भी 3 यूनिट ही वर्क करेगा। पर सी के बारे में इसने बोला कि सी अपनी आधी कुशलता से काम करता
है, तो यार सी 2 यूनिट काम पर डे पहले कर रहा था, अब आधी एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी अब सी जो है पर डे 1 यूनिट काम करेगा। आप बताना ए अब 12 यूनिट काम पर डे कर रहा है, बी 3 यूनिट काम और सी पर डे 1 यूनिट काम, तो तीनों मिलकर अब पर डे कितना काम कर रहा है, तो 12 3 15 1 16 यूनिट। ए बी सी तीनों मिलकर पर डे 16 यूनिट काम कर रहा है, तो बचे हुए 16 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो दो तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए 1 दिन। और सवाल में का पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो मेरे भाई शुरू के 4 दिन तक तीनों साथ में मिलकर काम किया अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी से, उसके बाद बचे हुए 16 काम को करने में 1 दिन और लगा, यानी पूरा काम करने में टोटल कितने दिन लगा, तो 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी। समझ गया होइएगा बात। चलिए फिर देखिए का ए तथा बी को मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करना है। टोटल कितना पेज टाइप करना है, तो आप बोलोगे सर टोटल 120 पेज टाइप करना है, मानते हैं बात। अब आगे कहा ए 9 घंटा में 36 पेज टाइप करता है, ए 9 घंटा में 36 पेज टाइप करता है, 36 पेज 9 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना पेज करेगा, तो 36/9 यानी 4 पेज पर आवर। ए पर आवर 4 पेज टाइप करता है, यानी ये ए का एफिशिएंसी पता चल गया। आगे का बी 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है, 40 पेज 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा, तो 8 पेज। तो बी का भी एफिशिएंसी पता करके इस बात को समझना जरूरी है कि ये ए और बी का एफिशिएंसी आया कैसे। ए 4 पेज पर आवर टाइप करता है, यानी ए 1 घंटा में 4 पेज टाइप करता है। बी 8 पेज पर आवर टाइप कर रहा है, यानी कि बी 8 पेज 1 घंटे में टाइप कर रहा है। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गया होगा कि ए और बी का एफिशिएंसी हम लोगों ने कैसे फाइंड किया। अब आगे कहा कि ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है। क्लियर है बात। ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है और आखिरी के 60 पृष्ठ जो है ए और बी दोनों मिलकर टाइप करता है, तो 60 और 60 कितने 120 पेज टाइप हो गया। क्लियर है। पहले 60 पेज को ए अकेले टाइप किया, तो मेरे भाई ए 1 घंटा में 4 पेज टाइप करता है, तो 60 पेज टाइप करने में कितना समय लेगा, तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड। कहा बचे हुए 60 पेज को ए और बी दोनों मिलकर टाइप करता है, तो ए 1 घंटा में 4 पेज, बी 1 घंटा में 8 पेज, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 12 पेज। ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटा में 12 पेज, तो 60 पेज कितने घंटा में, 60/12। 4 से काट दीजिए मेरे भाई 15, 12 से काटिए 5, तो 15 5 20। 60 पेज टाइप करने में ए अकेले 15 घंटा और बचे हुए 60 पेज टाइप करने में दोनों मिलकर 5 घंटा, तो टोटल 60 120 पेज टाइप करने में समय लगेगा कितना, 20 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। कहा 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर, त्रैमासिक यानी तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 हो जाती है। देखें यार ओरिजिनल जो पैसा था वो 3200 रुपए था, यानी ये प्रिंसिपल दिया है 3200 रुपए। कहा 10% वार्षिक दर पर अगर इसको त्रैमासिक आधार पर निवेश करेंगे तो ये पैसा कुछ टाइम के बाद 3362 रुपया हो जाएगी, यानी ये अमाउंट दिया है। तो सवाल में कहा उस निवेश की अवधि ज्ञात करें। अवधि यानी टाइम निकालना है। देखें मेरे भाई रेट दिया है 10% और टाइम है, वार्षिक है रेट और टाइम है, टाइम निकालना है, हमने मान लिया एन ईयर। अब एक चीज आप बताएं, तिमाही को अगर एनुअल के रूप में चेंज करिएगा, तिमाही कहने का मतलब हर 3-3 महीने पर ब्याज जुड़ रहा है, तो एक साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे सर 3-3 महीने का 12 महीने में 4 सेगमेंट होगा, अतः रेट 4 बार ब्याज मिलेगा, तो रेट में 4 से भागा। तिमाही को अगर एनुअल में लाइएगा तो रेट में 4 से भागा और टाइम में 4 से गुना, तो टाइम हो गया 4n और रेट हो गया 10/4 है। परसेंट हटाएंगे तो कितना, बट्टा में 100, 0 से 0 यानी 1/40, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 1/40। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल है 40 यूनिट, उस पर ब्याज मिला है 1 यूनिट। तो आप बताएं प्रिंसिपल 40 यूनिट, 1 ब्याज मिला, तो अमाउंट हो गया कितना, 41 यूनिट। तो यार 3200 रुपए पर
10/4% के दर से फॉरेन वर्षों में ये राशि हो जाएगी कितना, हो जाएगी यानी अमाउंट निकालना चाहते हैं तो हो जाएगी कितना अमाउंट 41/40। चूंकि 40 प्रिंसिपल है, एक ब्याज मिला तो मिश्रधन हो जाएगा 41/40। कितने वर्षों में, फॉरेन वर्षों में, तो पावर में, फॉरेन टाइम पावर में, बराबर ये हो गया अमाउंट। पर अमाउंट दिया है कितना 3362। अब यार इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 2 से 1600 और 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा 1681। अब यार 41/40 पावर में फॉरेन, मेरे भाई 1600 दाएं साइड जाएगा तो 1681/1600 बट्टा में 1600 यार आपको पता है 1640 का स्क्वायर है और 1641 41 का 41 का स्क्वायर है। अब पावर में 2। अब देखें यार बराबर के दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा यानी 4n बराबर 2 तो n बराबर 2/4 यानी 1/2 या तो टाइम आ गया हाफ ईयर। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, समझिए। का एक आदमी कुछ राशि 5% वार्षिक यानी कि पहला व्यक्ति जो है एक साल में 5% के ब्याज दर से उसने पैसे इन्वेस्ट किया या निवेश किया और दूसरा व्यक्ति कुल राशि 9% वार्षिक ब्याज पे निवेश करता है। यदि पहली कुल नहीं कुछ राशि यहाँ पे होना चाहिए, कुछ राशि, पहला व्यक्ति कुछ राशि 5% ब्याज से और दूसरा व्यक्ति कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि का 4/5 भाग के बराबर है तथा 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 13,500 प्राप्त हुआ तो कुल निवेशित राशि क्या है। देखें यार सपोज पहला व्यक्ति 100 रुपए निवेश किया यानी पहला व्यक्ति का प्रिंसिपल है 100 रुपए और दूसरा व्यक्ति ने 22 रुपए निवेश किया। क्लियर है बात का पहले व्यक्ति द्वारा निवेशित राशि का 2/3 और दूसरे व्यक्ति द्वारा निवेशित राशि का 4/5 भाग आपस में बराबर है। अब यार 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा 2 बार में, वेरिएबल को एक साइड ले आइए तो x/y बराबर 6/5 आ गया। अब ये फ्रैक्शन जो पता है, ये जो रेशियो आया ये किस चीज का आया, ये दर्शाएगा कि पहला व्यक्ति जो है उसने 6 यूनिट राशि, 6 रुपए नहीं बोल सकते, ये फ्रैक्शन है, रेशियो है मेरे भाई, यूनिट से रिप्रेजेंट होता है। पहला व्यक्ति 6 यूनिट राशि निवेश किया और दूसरा व्यक्ति 5 यूनिट राशि निवेश किया। अब सवाल में क्या कहा जरा गौर से समझिए, सवाल में ये बोला कि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 13,500 रुपया प्राप्त हुआ। तो आप बताएं पहला व्यक्ति ने 6 यूनिट राशि निवेश किया है तो उसको 6 यूनिट पर 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर पहला व्यक्ति 5% वार्षिक दर से पैसा निवेश किया तो आप बताएं यार 5% के दर से 2 वर्षों का ब्याज होगा कितना, तो 5 दूना 10% यानी पहला व्यक्ति को 10% ब्याज मिला और दूसरा व्यक्ति जो है अपने पैसे को 9% वार्षिक ब्याज पे निवेश किया तो आप बताएं 9% वार्षिक दर से दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 9 दूना 18%। क्लियर है, पहला व्यक्ति को 2 साल में जो है 10% ब्याज मिलेगा और दूसरा व्यक्ति को 2 साल में 18%। पहला व्यक्ति का पैसा है 6 यूनिट तो 6 का 10% आप निकाल लीजिएगा पर कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यार डेसिमल से बचने के लिए परसेंट इजीली कैलकुलेट हो जाए, इसके लिए दोनों जगह ऊपर नीचे 2 जीरो चिपका लिए। अब यार 600 का 10% से 2 जीरो कैंसिल यानी पहला व्यक्ति को 2 साल में ब्याज मिला 60 यूनिट, दूसरा व्यक्ति को परसेंट से 2 जीरो कैंसिल 18×5=90, दूसरा व्यक्ति को 2 साल में ब्याज मिला 90 यूनिट। तो दोनों को मिलाकर 2 साल में ब्याज प्राप्त हुआ कितना, तो 150 यूनिट। 150 यूनिट 2 साल में ब्याज मिला पर एक्चुअल में ब्याज मिला है कितना 13,500। तो 1 यूनिट बराबर 15×135 तो 90, 0 से 0 1 शून्य और चिपका दीजिए 90, 1 यूनिट 90। सवाल में कहा टोटल राशि ज्ञात करें तो यार पहला 600 निवेश किया दूसरा 500 तो टोटल हो गया 1100। 1 यूनिट 90 तो 1100 यूनिट कितना 11×99,000 ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था यार ये, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए आगे देखिए का दूध और पानी का जो अनुपात है ये 7:5 है। मिल्क और वाटर के मात्रा का रेशियो है 7:5 का 15 लीटर पानी और मिलाया जाए, 15 लीटर वाटर मिलाए हैं
तो का अब रेशियो हो जाता है 7:8। मेरे भाई अगर वाटर मिलाए हैं तो मिल्क तो कांस्टेंट होना चाहिए और यहाँ संयोग से मिल्क सेम है, तो यार वाटर पहले था 5 यूनिट, बैलेंस करने का जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो मिल्क सेम ही है, तो यहाँ पे अरेंज है रेशियो। अब देखें वाटर पहले था 5 यूनिट, अब वाटर है 8 यूनिट, तो वाटर बढ़ा कितने यूनिट, 3 यूनिट बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा है कितना, तो 15 लीटर। 3 यूनिट 15 लीटर, तो मेरे भाई 1 यूनिट 5 लीटर। क्लियर है। अब सवाल का नए मिश्रण में वाटर की कुल मात्रा कितना, तो देखें यार पुराना वाला मिक्सचर जो था उसमें वाटर का मात्रा है 5 यूनिट और नया वाला जो मिक्सचर है इसमें वाटर का मात्रा है 8 यूनिट। नया वाला मिक्सचर में वाटर का मात्रा 8 यूनिट, तो मेरे भाई 1 यूनिट 5 लीटर, तो 8 यूनिट कितना लीटर, 8 × 5 = 40 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए। इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर उसने टोटल 170 अंक प्राप्त किया। का उसके अंकों का अंतर दोनों विषय में 10 है, यानी इंग्लिश और मैथ्स में प्राप्त किए गए अंकों का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो का उनका अनुपात ज्ञात करें। उनका अनुपात कहने का मतलब इंग्लिश और मैथ्स में प्राप्त किए गए अंकों का रेशियो। तो मेरे भाई आपको भी पता है, अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने ये चीजें आपको बताई कि जब भी दो संख्या का योग और उनका अंतर मालूम, बड़ा निकालेंगे जोड़कर 2 से भाग, छोटा निकालना हो तो घटाकर 2 से भाग। इंग्लिश का वैल्यू निकालना चाहते हैं, जोड़िए 170 और 10 180 बट्टा 2 यानी कितना 90। इंग्लिश में उसने 90 मार्क्स लाए। मैथ्स में कितना, तो घटाकर 170 में से 10 गया 160 बट्टा 2 कितना 80। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी इंग्लिश और मैथ्स में प्राप्त किए गए अंकों का रेशियो 9:8 है। ऑप्शन नंबर सी। का A अनुपात B अनुपात 7:3:5 है, यानी A का वैल्यू 7 यूनिट दे रखा है इसने, B का वैल्यू 3 यूनिट और C का वैल्यू 5 यूनिट। अब ये पूछा है तो यार आप बताएं, A है 7, B है 3, C है 5, तो 7 3 10 5 15 हो गया। A है 7 तो 2 कितना 7 दूना 14, B है कितना मेरे भाई 3 और C है 5, तो 14 3 17 में से 5 गया 12, कैंसिल कीजिएगा तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी 5:4। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं A, B और C जीव विज्ञान की परीक्षा देती है, तो विषय थोड़ी ही ना पेपर देगा यार, बच्चे देंगे। 3 सेक्शन है, 3 क्लास है A, B और C। कहा कि इनके बच्चे तीनों क्लास के बच्चे विज्ञान विषय जीव विज्ञान विषय की परीक्षा देते हैं। कहा कक्षा A के सभी बच्चों का औसत अंक, क्लास A के सभी बच्चों का औसत अंक 83 है, क्लास B के सभी बच्चों का औसत अंक 76 है एवं क्लास C के सभी बच्चों का औसत अंक 85 है। क्लियर है बात। तीनों क्लास के बच्चों के अंकों का औसत इसने दे रखा है। अब आगे कहा क्लास A और B का औसत अंक 79, कंबाइंड रूप से दिया, A और B का कंबाइंड दिया है एवरेज, कि A और B का क्लास A और B का एवरेज जो है ये 79 है। क्लियर है बात। आगे कहा क्लास B और C का औसत 81 है, B और C का एवरेज 81 है। अब देखें यार एक चीज, यहाँ 2 बार एलिगेशन, एक बार तो A और B पे, A + B पे, और दूसरी बार एलिगेशन हमने लगाया B और C पे। क्योंकि इसने कंबाइंड दिया है 2 बार, A और B का औसत अंक कंबाइंड दिया 79, B और C का कंबाइंड एवरेज दिया है 81, तो हमने 2 बार एलिगेशन लगा दिया, एक बार A + B पे, दूसरी बार B + C पे। अब देखें 83 में से 79 गया कितना 4, 79 में से 76 गया 3, 81 में से 76 गया कितना मेरे भाई 5, और 85 में से 81 गया 4। अब एक चीज देखें यार, दोनों रेशियो में तो B कॉमन है, तो B अगर कॉमन है तो B का वैल्यू दोनों रेशियो में सेम होना चाहिए, और यहाँ सेम है भी, तो रेशियो बैलेंस करने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे रेशियो आ गया A, B और C का कितना 3:4
4:5। अब देखें यार, एक चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये जो रेशियो आया ना 3:4:5, ये किस चीज का रेशियो आया, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो मेरे भाई हमने पहले भी कई बार बताया है कि एलिगेशन में जो रेशियो आता है वो हमेशा उस चीज का आएगा जिसको आप बेस मानकर एलिगेशन लगाए हैं, उसके बट्टे वाले चीज का। तो यार यहाँ ए के सभी छात्रों का औसत अंक 83 है, बी के सभी छात्रों का औसत 76, सी के सभी छात्रों का औसत 85। तो हमने एवरेज को बेस मानकर एलिगेशन लगाया, और आप सभी को पता है एवरेज क्या होता है। तो एवरेज होता है योग, क्या हो गया, एक मिनट, एवरेज होता है भाई मेरे योग बट्टा संख्या। एवरेज क्या होता है, योग बट्टा संख्या। तो रेशियो जो आएगा ना ये हमेशा बट्टे वाली चीज का आएगा। तो बट्टा में है संख्या, तो रेशियो जो आया ये संख्या का आया। तो इस चीज को आपके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक मिनट, अब सही है यार कि जो एलिगेशन में रेशियो आता है वो किस चीज का आता है। तो ध्यान रखना आप कि रेशियो हमेशा उस चीज का आएगा जिसको बेस मानकर आप एलिगेशन लगाए हैं, उसके बट्टे वाली चीज का। जैसे यहां हमने एवरेज को बेस मानकर एलिगेशन लगाया, और आप सभी को पता है एवरेज होता है योग बट्टा संख्या, यानी सभी के योग में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट से भाग देते हैं तो एवरेज आता है। तो ये जो रेशियो आएगा ना ये संख्या का यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। कि क्लास ए में 3 यूनिट बच्चे हैं, क्लास बी में 4 यूनिट बच्चे हैं और सी में 5 यूनिट बच्चे हैं। अब का सभी क्लास ए बी सी का औसत अंक ज्ञात करना है। तो यार तीनों क्लास का एवरेज अंक निकालना है। तो क्लास ए में 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे का एवरेज दिया है कितना, 83। क्लास बी का और बच्चे, क्लास बी में 4 बच्चे हैं और इन 4 बच्चों का एवरेज दिया है 76। तो 4 का टोटल कितना, तो औसत गुना संख्या। क्लास सी में 5 बच्चे हैं और इन 5 का एवरेज दिया है 85। तो योग होगा कितना, औसत गुना संख्या। तो मेरे भाई ये क्लास ए के 3 बच्चों का अंकों का योग, क्लास बी के 4 बच्चों के अंकों का योग, क्लास सी के 5 बच्चों के अंकों का योग। तो तीनों क्लास को मिलाकर सभी बच्चों के अंकों का योग इतना। तो उन सबों का एवरेज कितना, नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड, 3 4 5 5 सॉरी 3 4 7 5 12। अब इसको अगेन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 81 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन डी। अच्छा सवाल था, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। देखें यार, का किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 8 और 10 सेंटीमीटर है। भुजा दिया है 6 8 10, तो 6 8 10 तो एक ट्रिपलेट है, यानी कि ये जो है ये जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो ट्रायंगल है राइट एंगल। तो यार जिसका लंब है 6, आधार 8 और कर्ण है कितना, 10। अब सवाल में ये कहा कि उसकी सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई, यानी मेरे भाई सबसे बड़ी भुजा तो राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण होता है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कर्ण पर खींचे गए माध्यिका की लंबाई। तो मेरे भाई देखे ये माध्यिका है का, इस माध्यिका का लंबाई ज्ञात करना। और आपको पता है माध्यिका है यानी मिड पॉइंट से जाके मिलेगा, और मिड माध्यिका है अतः इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर है ना बात। हमने ये माध्यिका खींचा तो माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगी। क्लियर। तो पूरा अगर 10 है तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है ये वाला कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला दूरी भी कितना, 5। और ये एक चीज आपको पता होगा, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस वर्टेक्स से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और इस वर्टेक्स से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो तीनों शीर्षों से जो है समान दूरी पर होता है। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5, ये वाला 5, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी सवाल में ये बोल दिया होता ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके भुजा का लंबाई 6 8 और 10 है, तो सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, 2 चीजें इसमें पूछता है। एक तो कि बड़ी भुजा पर खींचे गए माध्यिका की लंबाई, और एक बोलेगा कि बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। ये जो लंब हमने डाला इस लंब का लंबाई ज्ञात करना है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखना है, लंब का लंबाई होता है लंब गुना आधार बट्टा कर्ण।
बड़ा पूरे राइट एंगल ट्रायंगल के लंब गुना आधार बट्टा कर्ण, यानी लंब गुना आधार बट्टा कर्ण कीजिएगा तो ये जो है कर्ण पे डाले गए लंब का लंबाई आ जाएगा, यानी कि 6 गुना 8 और बट्टा 10, 48 बट्टा 10 यानी कितना 4.8। तो ये एक दो सवाल होता है जो लगता है एक ही जैसा पर इसका रिजल्ट अलग अलग होता है मेरे भाई। अगर माध्यिका का लंबाई बोले तो आप सबको पता है माध्यिका जो होता है यानी कर्ण का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, ये 5 तो ये भी 5। अगर कर्ण पे डाले गए लंब का लंबाई बोलता है तो डाले गए लंब का लंबाई होगा लंब गुना आधार बट्टा कर्ण। क्लियर है बात? चलिए देखें यार, साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20। अगर बराबर के दोनों साइड इंटरचेंजिंग फॉर्म है ना, जैसे साइन इंटरचेंज करता है कॉस में, साइन इंटरचेंज होगा कॉस में, और कॉस इंटरचेंज होता है साइन में, टैन इंटरचेंज होगा कॉट में, और कॉट इंटरचेंज होगा टैन में। सिमिलरली सेक इंटरचेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक इंटरचेंज होगा सेक में। तो ये चीज आपको पता है, आप ध्यान में रखना। देखें यार, बराबर के दोनों साइड अगर इंटरचेंजिंग फॉर्म है, साइन इंटरचेंज होता है कॉस में, कॉस इंटरचेंज होता है साइन में, तो एंगल का जो योग होगा ना वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो एंगल का योग हमेशा कितना 90 डिग्री। तो 2x माइनस 20 प्लस यहाँ एंगल है 2y प्लस 20, दोनों एंगल का योग 90 डिग्री। अब देखें यार, प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल, दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 45। अब सवाल में कहा tan x प्लस y, तो tan x प्लस y यानी कि tan 45 डिग्री, तो इसका मान कितना 1, ऑप्शन सी। देखिए कहा ABCX राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कोण A 60 डिग्री है और B समकोण है। ये A है, ये B है और ये C है। B 90 डिग्री और कोण A जो है ये 60 डिग्री है। क्लियर है बात? यार आपको एक चीज पता है, 60 डिग्री के सामने ये वाला लंब होगा, और आप सभी को पता है tan 60 डिग्री क्या होता है √3/1, यानी P है √3 और B है कितना 1, तो 60 के लिए ये लंब कितना हो जाएगा √3 और ये आधार 1, तो पाइथागोरस से कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आगे सवाल में कहा भुजा BC और CA का अनुपात ज्ञात करें। BC तो BC है मेरे भाई √3 और CA है कितना 2, तो √3/2, √3/2 ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ AB जो 20 सेंटीमीटर दिया इसका तो कोई यूज नहीं है। तो मेरे भाई अगर रेशियो पूछा है तो रियल नंबर का तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आप उसको यूज भी करिएगा तो यही चीजें आएगा, बस आपका टाइम खराब होगा। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, रेशियो बोला है तो आपको रेशियो से मतलब है, रियल नंबर को यूज करने का जरूरत ही नहीं है। देखें यार का ये बहुत अच्छा सवाल है का एक व्यापारी जो है वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तु के खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है। 4% छूट भी दे रहा है, एक तो परसेंट के रूप में छूट दे रहा है और ऊपर से ये भी उसने कमिटमेंट किया कि अगर 15 वस्तु आप खरीदिएगा तो एक वस्तु फ्री का मिलेगा। एक तो 4% हम पैसे पे छूट देंगे ही, जो प्राइस है उस पे 4% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप 15 वस्तु खरीदेंगे तो आपको एक वस्तु फ्री में मिलेगा। यानी यहाँ पे 2 बार डिस्काउंट मिल रहा है, एक तो परसेंट के रूप में बोला 4% भैया डिस्काउंट दे देंगे, और एक बोल रहा है कि 15 वस्तु अगर लेकर गए तो एक वस्तु भी फ्री मिलेगा। और आगे का उसने 35% लाभ कमाया तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया गया। ये बहुत अच्छा सवाल यार। 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा सा समझिए। जैसे हम बोले एक टर्म होता है, जैसे मैं बोलूं कि बाई 3 गेट 2 फ्री, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 वस्तु अगर आप खरीदिएगा तो उस पे 2 वस्तु आपको फ्री मिलेगा। 3 वस्तु के खरीद पे 2 वस्तु फ्री मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं Y2 गेट 1 फ्री, Y2 गेट 1 फ्री यानी कि 2 वस्तु अगर आप खरीदेंगे तो उस पे एक वस्तु आपको फ्री का मिलेगा।
तो ऐसे जब भी सवाल आए ना तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर वस्तु का जो मार्क प्राइस होगा ये 10 मान लिया करें। ऐसा इसलिए मान लीजिए ताकि परसेंट से जो है नंबर इजीली कैलकुलेट हो जाए। ऐसा नहीं अगर नहीं भी माने तो भी सवाल बनेगा, पर अगर आप 10 या 100 मान लेते हैं, 10 मान ले या 100 मान ले, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब एक चीज आप समझिए, बाय 3 गेट 2 फ्री कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे 3 वस्तु का पैसे लेगा दुकानदार, जो है 3 वस्तु का पैसे लेगा और आपको 2 फ्री का देगा। 3 का तो पैसा लिया, 2 एक्स्ट्रा दिया, यानी आपके घर तक टोटल 5 वस्तु आएंगे, लेकिन पैसे लगेंगे केवल 2 का। कई बार आप कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो लिखा रहता है कि Y2 गेट 1 फ्री। Y2 गेट 1 फ्री कहने का मतलब 2 खरीदिए 1 फ्री में मिलेगा, 2 खरीदिए 1 फ्री में। अगर लिखा है Y1 गेट 1, Y1 गेट 1 लिखा है, Y1 गेट 1, इसका मतलब ये हुआ कि एक कपड़ा आप खरीदिए तो एक कपड़ा आपको फ्री में मिलेगा। इसका मतलब पैसे तो एक कपड़ा के लगे, लेकिन आपके घर तक कितने कपड़ा आ गया? 2 कपड़ा आ गया। समझिएगा बातों को जरा गौर से। तो यार देखे करना क्या है, इसको 3 वस्तु का पैसा लिया, 2 वस्तु फ्री में दे दिया, यानी कि यार ये मार्क प्राइस है कितना? 5 मार्क प्राइस हो गया। 5 वस्तु ना आपके घर तक आया तो MP 5 हो गया, तो एक वस्तु का मार्क प्राइस 10, तो 5 वस्तु का मार्क प्राइस कितना? 50 रुपया। क्लियर है बात? अब बेचा कितना में? 5 वस्तु बेचा कितना में? 3 वस्तु का ही पैसे लिया, यानी कि ये 3 रुपए में बेचा, तो एक वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपए, तो 3 वस्तु का कितना हो गया? 30 रुपए। क्लियर है? यहाँ आप बताना Y1 गेट 1 का अर्थ क्या हुआ? एक का आपसे पैसा लिया, एक फ्री का दिया, यानी आपके घर तक 2 वस्तु आया पर पैसे लगा कितने का? 1 का। 2 वस्तु आया यानी मार्क प्राइस हो गया 2 यानी 1 का 10 रुपया, तो 2 का 20 रुपया। आपसे पैसे लिया, एक वस्तु का बेचा, एक वस्तु के रेट पर, यानी कि एक वस्तु का पैसे लिया, यानी कि 10 रुपया। क्लियर है बा? जैसे Y2 गेट 1 फ्री, Y2 गेट 1 फ्री कहने का मतलब 2 का पैसे लिया, एक आपको एक्स्ट्रा दिया, यानी कि टोटल आपके घर तक 3 वस्तु आ गया, तो मार्क प्राइस हो गया 3, यानी कि 30 रुपए। सेलिंग प्राइस हो गया, बेचा 2 यानी पैसे 2 का लिया, तो विक्रय मूल्य 2 रुपए, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपया, तो 2 का विक्रय मूल्य कितना? 20 रुपए। आप बताना अगर मैं बोलूं Y7 गेट 2 फ्री, इसका मतलब 7 वस्तु का पैसे लिया, 2 फ्री का दिया, यानी कि आपके घर टोटल वस्तु आया कितना? 9, यानी एक वस्तु का मार्क प्राइस 9, तो 9 वस्तु का एक वस्तु का MP 10 रुपए, तो 9 वस्तु का 90 रुपए। अब SP पैसे लिया 7 वस्तु का, यानी कि 70 रुपए। क्लियर है बात? तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी था, इसको आप लोग जरा अच्छे से समझिएगा। चले अब आ जाएं आगे सवाल पे अपना। देखें यार सवाल में क्या इसने बोला, कहा कि एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तु के खरीद पर एक वस्तु फ्री का देता है। तो यार बाई 15 गेट 1 फ्री, यानी 15 वस्तु खरीदिएगा तो एक मुफ्त का मिल जाएगा, यानी कि आपके घर तक आ गया 16 वस्तु, पर आपने पैसे दुकानदार को दिए 15 वस्तु का, तो MP हो गया 16। चूंकि घर तक 16 वस्तु आ गया, MP 16 हो गया, यानी कि एक वस्तु का MP 10, ये माइंड में सेट कर लेना है। 1 का 10 तो 16 का कितना? 160। अब SP 15 वस्तु आपके घर तक आया, 15 वस्तु के आपने पैसे दिए, तो SP हो गया 150 रुपए। तो जब आप 150 रुपए देने लगे तो दुकानदार ने बोला भैया 4% आपको और छूट मिलेगा, 4% और छूट मिलेगा, यानी कि 150 रुपए जो आप पे कर रहे थे, वस्तु तो एक फ्री का मिल गया, यानी कि 150 में ही 16 वस्तु मिल गए, लेकिन जब आपने 150 पे करने लगे उसने बोला कि आपको 4% और छूट मिलेगा। तो आप निकाल लिए 4%, 150 का 4% कितना? तो 25 छक 150, यानी 6 का छूट और मिला, यानी कि अब आपको देने हैं कितना? 144 रुपए ही देना था। अगर एक्स्ट्रा छूट नहीं देता, केवल ये कंडीशन दिए होता कि आप 15 खरीदिए 1 फ्री में मिलेगा, यानी MP 160 हो जाता, SP 150 हो जाता, लेकिन बोला कि 150 पे आपको 4% और छूट मिलेगा, यानी कि 6
रुपए और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, यानी कि आपको अब केवल 150 नहीं केवल 144 रुपए पे करने हैं। तो बिक्रेमुल आ गया 144। आगे कहा उसे 35% फिर भी लाभ हुआ, दुकानदार को 35% फिर भी लाभ हुआ, तो सीपी क्या होगा आपको पता है, बिक्रेमुल 144 से 35% लाभ हुआ तो बिक्रेमुल में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्रेमुल। तो मेरे भाई 5 से 20 बार में 5 से 5 दूना 10, 5 सते 35, 9 तिया 27, 9 से 16 नमाना 9 एकम 9, 6 नमा 54, 16। तो ये आ गया सीपी आ गया 320/3। क्लियर है बात यहाँ तक। अब कहा कि अंकित मूल्य को क्रेमुल से कितना % अधिक अंकित किया गया है। परसेंट में रिजल्ट मांगा तो एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी है 320/3 और एमपी है 160। रेशियो लेंगे 16 दूना 32, तो 2:3। कहा अंकित मूल्य को क्रेमुल से कितना अधिक है। अंकित मूल्य 3, क्रेमुल 2। क्रेमुल से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है 2 से, परसेंट तो 100 से गुना, यानी कितना 50%। ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे भाई ये बहुत अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए जेम्स और वैभव जुआरी है। पिछले वर्ष जेम्स और वैभव को हुए धन की हानि का अनुपात 4:5 है। जेम्स और वैभव कहा पिछले साल हुए लॉस, लास्ट ईयर जो उसको लॉस हुआ, इस लॉस को मान लेते हैं इनकम यार, हानि जो हुआ उसको, या फिर लास्ट ईयर लॉस। एल फॉर लास्ट, बाई फॉर ईयर, एल फॉर लॉस। लास्ट ईयर जो लॉस हुआ उसका रेशियो है 4:5, यानी जेम्स को पिछले साल 4 यूनिट का हानि हुआ और वैभव को पिछले साल 5 यूनिट का हानि हुआ। का पिछले साल और वर्तमान वर्ष में उनके हुए हानि का अनुपात 3:5, 2:3 है। देखिए यार, कहा जेम्स को पिछले साल लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में हुए हानि का रेशियो 3:5 है, यानी कि जेम्स को पिछले साल अगर 3 यूनिट लॉस हुआ तो प्रेजेंट में 5 यूनिट लॉस हुआ। आगे सवाल में कहा दोनों को होने वाली कुल हानि का जो योग है वर्तमान में वो 3,57,000 है। प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। देखें यार, जेम्स का पिछले साल लॉस हुआ था 4 यूनिट, प्रेजेंट में कितना, तो यहाँ 3:5 का रेशियो दिया है। तो हम अगर आपसे बोले जेम्स का प्रेजेंट ईयर लॉस जो है वो पिछले साल से कै गुना है, तो आप बोलेंगे सर जी 5/3 गुना है। वैभव को पिछले साल लॉस हुआ था 5 यूनिट, पर ये जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में चेंज हुआ है वो 2:3 का हुआ, यानी कि वैभव का प्रेजेंट ईयर में जो लॉस हुआ वो पिछले साल का कै गुना है। पिछले साल का कै गुना है, तो 3/2 गुना है। अब यार रेशियो को बैलेंस कर लें, कटेगा 5 से 5, 2 चौक 8, 3 तिरिक 9। तो जेम्स का प्रेजेंट इनकम 8 यूनिट, वैभव का प्रेजेंट इनकम 9 यूनिट, तो टोटल इनकम कितना हो गया 8, 8, 16, 1, 17 यूनिट। लेकिन दिया है कितना 3,57,000। तो 1 यूनिट बराबर मेरे भाई 17 दूना 34, 17 एकम 17, 21,000। तो कहा कि जेम्स की वर्तमान हानि, जेम्स की प्रेजेंट हानि 8 यूनिट, 1 है 21, तो 8 हो जाएगा कितना 168 पर 3 जीरो चिपका दीजिए 1,68,000। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, यानी कि अपना लाभ जो है वो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता, और दूसरा व्यापारी जो है अपना लाभ विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट। देखें यार, जनरली लाभ या हानि जो होता है ना, प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। पर अगर सवाल में ऐसा बोल दे, अलग अलग चीजें बोल दे, तो वहां फिर डिफरेंट हो जाएगा। पर जनरली अगर बात करें ना प्रॉफिट या लॉस का, तो ऑलवेज वो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। पर इस सवाल में इसने बोला कि पहला व्यापारी जो है अपना लाभ खरीद मूल्य पे यानी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता है, पहला जो है क्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर रहा है, और दूसरा व्यापारी जो है अपना लाभ विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर रहा है। आगे कहा कि जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों को 20% लाभ होता है। तो मेरे भाई दोनों को 20% लाभ हुआ, पहला को भी 20% लाभ हुआ
हुआ और दूसरा को भी 20% लाभ हुआ। तो यार आप बताए 20% होता है 1/5। पहला अपने जो है लाभ का गणना क्रयमूल्य पे करता है, यानी पहला व्यक्ति का क्रयमूल्य है 5 यूनिट और उसको लाभ हुआ है 1 यूनिट का, तो पहला का विक्रयमूल्य हो जाएगा कितना? तो आप बोलेंगे सर जी 6 यूनिट का। क्लियर है बात? अब यार आगे देखें, का दूसरा व्यक्ति को 20% लाभ, 20% यानी 1/5 का लाभ हुआ, पर दूसरा व्यक्ति जो है अपने लाभ का गणना जो है विक्रयमूल्य पे कर रहा है। पहला अपने लाभ का गणना क्रयमूल्य पे कर रहा है, अतः पहला का क्रयमूल्य हो गया 5 यूनिट। दूसरा अपने लाभ का कैलकुलेशन जो है वो विक्रयमूल्य पे कर रहा है, अतः दूसरा का लाभ हो गया कितना? 5 यूनिट। दूसरा का विक्रयमूल्य हो गया कितना? 5 यूनिट। तो आप बताएं यार, दूसरा का विक्रयमूल्य है 5 यूनिट, 1 मिनट, दूसरा का विक्रयमूल्य है 5 यूनिट, 1 का लाभ हुआ तो उसका क्रयमूल्य होगा कितना? 4 यूनिट। तब ना 5 बेचा, 1 का लाभ हुआ, यानी कि खरीदा होगा 4 में। अब गौर से सुनिए, या ये चीज लिखने में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। का पहला को 20% लाभ हुआ, दूसरा को भी 20% लाभ हुआ, पर पहला अपने लाभ का कैलकुलेशन क्रयमूल्य पे कर रहा है, यानी कि क्रयमूल्य बट्टा में, जिसके रिस्पेक्ट में चीजें निकालते हैं वो बट्टा में। पहला का क्रयमूल्य 5 यूनिट है, 1 का लाभ कमाया तो बेचा 6 यूनिट में। दूसरा अपने लाभ का कैलकुलेशन विक्रयमूल्य पे कर रहा है, यानी दूसरा का विक्रयमूल्य है 5 यूनिट, 1 का लाभ हुआ तो 5 बेचा, 1 का लाभ कमाया, यानी खरीदा होगा 4 में। और इसने बोला है कि दोनों का विक्रयमूल्य सेम है, पहला का विक्रयमूल्य 6, दूसरा का 5, विक्रयमूल्य सेम है, तो यहाँ करें आप 5 से गुना। अगर यहाँ 5 से तो यहाँ भी ना 5 से यार, यहाँ करें 6 से गुना तो यहाँ भी 6 से। क्लियर है बात? अब दोनों का विक्रयमूल्य सेम हो गया। सवाल कहा दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपया है। दोनों के लाभ का अंतर कितने रुपए का है? 85 रुपए का। क्लियर है बात? अब एक चीज देखें यार, यहां से पहला का क्रयमूल्य कितना हो गया? 25, और पहला का विक्रयमूल्य कितना? 30। दूसरा का क्रयमूल्य कितना? 24, और दूसरा का विक्रयमूल्य कितना? 30। विक्रयमूल्य तो सेम ही है, तो पहला जो है खरीदा है 25 में, बेचा है 30 में, तो पहला को प्रॉफिट हो गया कितने का? तो आप बोलोगे सर जी 5 का। ठीक है बा? दूसरा ने खरीदा 24 में, बेचा है 30 में, खरीदा 24 में, बेचा 30 में, तो दूसरा को लाभ हुआ कितने का? तो आप बोलोगे सर जी 6 का। और इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? प्रॉफिट का डिफरेंस 1 यूनिट पर दिया है कितना? 85। 1 यूनिट 85, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम ही है ना, 30 है, तो 1 85 तो 30 कितना? 0, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 150। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? एक बार फिर से यार, थोड़ा सा एक बार बस। अच्छा सवाल है यार ये। का एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, यानी क्रय मूल्य पर, और दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर। कहा जब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों को 20% लाभ होता है। तो यार देखे, पहला व्यक्ति को भी 20% का लाभ हो रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है इसको भी 20% का लाभ हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन कितना? 1/5। अब गौर से सुने, पहला अपने लाभ का गणना क्रय मूल्य पे कर रहा है, यानी पहला का क्रय मूल्य हो गया 5 यूनिट, पहला का क्रय मूल्य 5 यूनिट, लाभ हुआ 1 का, तो उसने वस्तु बेचा है कितना में? तो 6 में। क्लियर है बात? 5 में खरीदा, 1 का लाभ कमाया तो बेचा 6 में। दूसरा अपने लाभ का कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पे कर रहा है, यानी दूसरा का विक्रय मूल्य है 5 यूनिट, विक्रय मूल्य है 5, दूसरा को लाभ हुआ है कितना? 1 का। तो आप बताएं, 5 में बेचा, 1 का लाभ हुआ, यानी खरीदा होगा कितना में? 4 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को डाटा लिखने में। अब का दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, पहला का विक्रय मूल्य 6 यूनिट, दूसरा का 5 यूनिट, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो यहाँ 5 से गुना और यहाँ 6 से। अब इसमें 5 से, तो इसके रिस्पेक्ट में जितने वैल्यू है सब में 5 से, यहाँ 6 से तो सब में 6 से।
अब विक्रयमूल्य तो मेरे भाई सेम हो गया, क्लियर है बात। अब सवाल में कहा दोनों के लाभ का अंतर, तो पहला को लाभ हुआ कितना 5 एकम 5 और दूसरा को लाभ हुआ कितना 6 एकम 6। तो 5 और 6 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इसने दे रखा है कितना, डिफरेंस है 1 यूनिट पर दे रखा है कितना 85, 1 यूनिट 85। तो कहा कि दोनों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो सेम ही है 30 है, तो 1 85 तो 30 कितना 2550। क्लियर है बात। अच्छा सवाल था ये। चलें आगे बढ़ते हैं। देखें कहा एक संख्या को जब 10 से भाग देते हैं 9 शेष बच रहा है, और जब उस संख्या को 9 से भाग देंगे 8 शेष बचेगा, और उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो मेरे भाई यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1 और यहाँ भी डिफरेंस 1, तो हर जगह का डिफरेंस सेम है। तो सेम डिफरेंस जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। अब कहा संख्या ज्ञात करें, तो यार एलसीएम ऑफ गिवन नंबर माइनस कॉमन डिफरेंस कीजिएगा तो नंबर आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर यानी कि 10, 9 और 8 का एलसीएम कितना 360, माइनस कॉमन डिफरेंस है 1, तो 360 में से 1 गया 359। ऑप्शन नंबर सी। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। छोटे नंबर को पहले पिक करिएगा, तो 539 में 10 से भाग देंगे 10 पचे 50, 10 तिया 30, 9 एलसीएम। 9 से भाग देंगे तो 9 9 8 72, 9 छक 54 ज्यादा हो जा रहा है, 9 पचे 45 45। क्लियर है बात। 8 9 89, 9 8 नहीं होगा। तो यार मतलब आप बेसिक कर ले या एलसीएम ऑप्शन से कर लें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बेसिक ही कर लें, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए कहा कि एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। अच्छे से समझिएगा। वह भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गया और उसकी सफलता दर गिरकर 60% 30% रह गई। तो दोनों देश के बीच खेले गए कुल एक दिवसीय मैचों की संख्या। यार शुरुआत में पाकिस्तान का सफलता दर जो था, सफलता दर यानी कि वो भारत के तुलना में 60% था, यानी कि पाकिस्तान ने 60% मैच जीते तो इंडिया ने शुरुआत में 40% मैच जीते होंगे। क्लियर है बात। ये बात आप मानते हैं। अब आगे सवाल में ये कहा कि वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गया। तो यार अगर 30 के 300 मैच पाकिस्तान हार गया तो क्या उसके सफलता दर में कोई चेंज आएगा? नहीं। अगर शुरू के मैचों में उसका सफलता दर 60% था, आगे के सारे मैच में वो हार गया तो अभी भी उसका सफलता दर जो है वो 60% ही मेंटेन रहेगा। इंडिया का सफलता दर इंक्रीज होगा पर पाकिस्तान का तो सफलता दर चेंज नहीं होगा ना मेरे भाई। तो वही जैसे ये मिल्क और वाटर वाला सवाल करते थे ना, उसी टाइप का सवाल है, बस लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। कहा कि वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गया और उसकी सफलता दर गिरकर 30% रह गए। तो दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या, रेट जो है वो परसेंट के रूप में वो घटेगा, लेकिन मैच जितना पहले वो जीता था उतना ही मैच तो आज भी जीता होगा ना यार। जैसे पहले सपोज एक्स मैच खेला इंडिया और पाकिस्तान ने, इसमें से उसका सफलता दर है 60%। क्लियर है यार। यानी कि मान लीजिए सपोज 100 मैच खेले हैं शुरुआत में तो उसका सफलता दर 60% है, यानी उसने 60 मैच जीते और इंडिया ने 40 मैच जीते। आगे कहा 30 मैच और खेले, अगर आगे 30 मैच और खेले, 30 मैच अगर आगे और खेला है तो 130 मैच हो गया। तो यार आप बताएं, अब 130 आगे के 30 के 300 मैच पाक हार गया तो अभी भी उसने कितने मैच जीते हैं? 60 ही मैच जीते हैं। अलग बात है कि अगले 30 के 300 मैच इंडिया जीत गया तो इंडिया ने टोटल कितने मैच अब जीत लिए? तो 70। तो इंडिया का जो जीते हुए मैचों का संख्या ये तो चेंज होगा पर पाकिस्तान के जीते गए मैचों का संख्या चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। जैसे एक बार फिर से टोटल 100 मैच खेले थे, मान लीजिए कि 60% पाक ने जीता, सफलता दर उसका 60% है, यानी पाकिस्तान ने 60% मैच जीते।
तो 60 मैच पाक जीता, इंडिया 40 मैच जीता होगा। मान लीजिए आगे जो है आगे 40 मैच और खेला गया, 40 मैच और हुआ तो 40 मैच हुआ तो अब टोटल 140 मैच हो गए और सारा के सारा मैच पाकिस्तान हार गया। मैच अगर पाकिस्तान हार गया तो पहले से अगर 60 मैच जीता था तो अभी भी तो उसने 60 ही मैच जीते हैं। अलग बात है 40 के 40 मैच पाकिस्तान हार गया यानी 40 के 40 मैच इंडिया जीत गया, तो इंडिया पहले 40 मैच जीता था, 40 मैच आगे का सारा मैच इंडिया जीता यानी इंडिया टोटल कितने मैच जीत गया, 80 मैच। तो सफलता का जो दर है परसेंट में वो तो चेंज होगा, पर एक्चुअल में जो मैच हैं जीते गए मैचों का संख्या पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यार। तो वही चीज यहाँ पे है, सवाल में कहा कि एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। अगले 30 एक दिवसीय मैच में वो भारत से हार गया जिससे उसका सफलता दर 30% गिरकर हो गया। तो यार रेट तो घटेगा ही यार। देखिए शुरुआत में अगर इंडिया और पाक के बीच टोटल x मैच खेले गए, इसमें पाकिस्तान ने कितने मैच जीते, 60%। कितने मैच, 60%। आगे 30 मैच और खेला गया तो अब टोटल कितने मैच हो गए, x + 30। अब जो पाकिस्तान का सफलता दर है वो कितना हो गया, 30%। तो यार उसके जीते गए मैचों का संख्या, जितना मैच शुरू में जीता था अभी भी तो जीते गए मैचों का संख्या उतना ही रहेगा, क्योंकि ये जो 30 मैच हुआ ये सारा इंडिया जीत गया, तो पाकिस्तान जितना पहले जीता हुआ था अभी भी उतना ही उसका जीत रहेगा। तो दोनों आपस में बराबर, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 30 दूना 60, तो 2x = x + 30। तो x बराबर कितना, 30। सवाल में कहा कि खेले गए मैचों की कुल संख्या, ये प्रारंभ में पूछता तो 30 मैच खेले गए, वर्तमान में कुल कितने मैच हो गया, तो 30 × 30 60 मैच। बोला कि टोटल कितने मैच हो गए, तो टोटल 60 मैच, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था ये, लैंग्वेज का मेन यहाँ पे काम था। देखिए यार ये 3√9, 4√20 और ये 6√25 का आरोही क्रम, आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो यार रूट हटाएंगे तो पावर में 1/3, रूट हटाएंगे पावर में 1/4, यहाँ रूट हटाएंगे पावर में 1/6। तो यार सारे पावर को इंटीजर में चेंज करिए, सारे पावर को इंटीजर में चेंज करिए। तो यार इंटीजर में चेंज करने के लिए आप ऐसा नंबर पिक करिए जो 3, 4 और 6 से कटे। तो आप बोलेंगे सर 12, तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर जो फ्रैक्शन में दिया था वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 25 के पावर 6 दूना 12। सवाल कहा बढ़ते क्रम में, तो यार ये तो 625 हो गया, ये 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा, 9 के पावर 4, 9 का स्क्वायर 81, 729 हो जाएगा ना, 9 का स्क्वायर 81, 729। तो ये है 729, ये है 8000 और ये है 625। बढ़ते क्रम में अरेंज करना है तो सबसे छोटा पहले, तो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा 729 यानी 3√9 और सबसे बड़ा है 8000 यानी 4√20। तो कौन सा ऑप्शन है, 25 9 20, 25 9 20, ऑप्शन नंबर सी। देखें यार x का तो इसने मान दे ही रखा है 1 + √2 + √3 प्लस 1/(x -1), तो x का वैल्यू है 1 + √2 + √3 -1, तो माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, √2 + √3 को अरेंज करके अगर लिखेंगे तो √3 + √2 हो जाएगा, तो 1 + √2 + √3। अब नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा, रेशनलाइज करेंगे तो ओनली बीच का साइन कर देना है चेंज, बट्टा में तो 1 आ जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस प्लस कैंसिल, तो 1 + √3 + √3 2√3। तो ऑप्शन नंबर ए। देखें यार ये अच्छा सवाल है, 2 के पावर दिया x, 4 के पावर y और 8 के पावर z। एक और रिलेशन दिया है x × y × z 288।
मेरे भाई एक चीज आप बताना, ये तीनों टर्म आपस में बराबर है तो इन तीनों के बराबर क्या k मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं। 2 के पावर x बराबर k है। चाहे या फिर एक चीज आप ऐसे कर लें यहाँ से यार, ये है 2 के पावर x, ये है 2 के पावर 2y और 8 है 2 के पावर 3z। यार बेस समान है तो पावर भी समान होगा, यानी x बराबर 2y बराबर 3z। क्लियर है बात? अब देखें यार, अगर इन तीनों के बराबर k मान लिए तो x बराबर k, 2y बराबर k, 2y बराबर k तो y बराबर k बट्टा 2, 3z बराबर k तो z बराबर k बाई 3। क्लियर है बात? तो यहाँ से x का मान k, y का मान k बाई 2 और z का मान k बट्टा 3 बराबर 288। k गुना k गुना k, k क्यू, 3 दूना 6 से गुना करिएगा तो 6 अठे 48, 6 अठे 48, 4 52, 6 दूना 12, 5 1728। अब यार k, तो इसका अगर क्यूब रूट निकालिएगा, 1728 का क्यूब रूट निकालिएगा कितना? 12। तो k का वैल्यू आ गया 12। k अगर 12 है तो x का मान 12, y का मान 12 बट्टा 2 यानी 6, z का मान 12 बट्टा 3 यानी कितना? 4। तो x का मान 12 आ गया, y 6 है और z कितना? 4। तो 1 बट्टा 2x। देखें यार सवाल में कहा 1 बट्टा 2x, यानी 1 बट्टा x है 12, तो 12 दूना 24। 1 बट्टा 4y, y है 6 तो 6 चौक 24। 1 बट्टा 6z, z है 4 तो 6 चौक 24। तो एलसीएम 24, ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बट्टा 24 यानी 1 बट्टा 8। ऑप्शन ए। थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें। देखें यार, ए स्टार बी दिया है, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो बस ये कुछ नहीं, ये अरेंजमेंट है कि ए स्टार बी को आप लिख सकते हैं ऐसे, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। तो 5 स्टार 7 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 प्लस ए के जगह 5, बी के जगह 7, बस यहाँ पे रख दें तो 5 प्लस 7 माइनस 5 गुना 7 35। तो 5 और 7 12 माइनस 35 यानी कितना? तो आप बोलेंगे सर -23। ऑप्शन नंबर सी। चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।